ये कहानी है सन 1897 की, जब एक रशियन जहाज डेमीटर कुछ खुफिया संदूक लेकर लंदन जा रहा था। जहाज पर 9 क्रू मेंबर सवार थे, मगर उन्हें कहाँ पता था कि ये सफर उनके जिंदगी का आखिरी सफर होने वाला है। इन्होंने 6 जुलाई को सफर स्टार्ट किया था, मगर अगले महीने 6 अगस्त यानी कि 1 महीने बाद ये जहाज भयंकर तूफान में बहकर इंग्लैंड के विडबी नामी बंदरगाह पर जा पहुंचा। शिप पूरी तरह से तबाह हो चुका था। कोई नहीं जानता था कि इस मिस्टीरियस शिप पर कितने लोग सवार थे और उनके साथ क्या हुआ। विडबी का ही एक कोस्ट गार्ड पता लगाने शिप पर गया था, पर लौटने के बाद वो डरा सहमा अपना होशोहवास खो चुका था। उसके पास कैप्टन की लॉग बुक थी, जिसमें उन्होंने सफर के दौरान घटित हुए सारे वाक्य को लिखा था। यहाँ जांच करने आया एक अंग्रेज पुलिस ऑफिसर उस लॉग बुक को पढ़ना स्टार्ट करता है और यही से कहानी 4 हफ्ते पीछे फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां पर हम देख पाते हैं कि कुछ इक्का गाड़ी बहुत सारे संदूक लेकर वल्गारिया के बंदरगाह की तरफ जा रहे होते हैं। ये वही संदूक था जो डिमीटर पर लोड कर लंदन जाने वाला था। ये जितने भी इक्का गाड़ी घुड़सवार थे, वो सब इन संदूक को लेकर लंदन तक जाने वाले थे, मगर उनका लीडर संदूक पर बने एक शापित ड्रैगन चित्र को देख फैसला बदल लेता है और संदूक यहां पहुंचाने के पैसे भी वापस कर देता है, जिससे जहाज पर सफर के दौरान काम करने वाले लोगों की कमी हो जाती है। डिमीटर के कप्तान एलियट अपने सह कप्तान वॉयचेक को इसकी पूर्ति के लिए भेजते हैं। यहीं पर कुछ लोग जुआ खेल रहे थे। तभी एक शख्स आकर बताता है कि डिमीटर इंग्लैंड जाने के लिए कुछ लोगों का तलाश कर रहा है। अगले ही पल ये लोग उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर डिमीटर के सह कप्तान वोशिक हट्टे कट्टे मजबूत लोगों का चुनाव कर रहे थे। इस काम के लिए सबको बराबर बराबर सोना मिलने वाला था। इन्हीं में एक पढ़ा लिखा क्लेमेंस नाम का शख्स भी इंग्लैंड जाना चाहता था। अपनी वो काबिलियत बताता है कि वो एक डॉक्टर के साथ साथ खगोल शास्त्री भी है, यानी जहाज का कंपास अगर खराब भी हो जाए तो वो सितारों के जरिए जहाज को इंग्लैंड पहुंचा सकता है। फिर भी उसे नहीं लिया जाता और वोल्चेक कुछ हट्टे कट्टे मजदूरों का चुनाव कर संदूक लोडिंग करवाने लगते हैं। इधर क्लेमेंस मायूस होकर डिमीटर पर संदूक लोडिंग होते देख रहा था। तभी एक मजदूर की नजर संदूक पे बने उस शापित ड्रैगन के चित्र पर पड़ती है। उसके होश उड़ जाते हैं, हाथों से रस्सी छूट जाती है। उसी संदूक के नीचे कप्तान का पोता टोबी खेल रहा था। इससे पहले कि संदूक उसके ऊपर गिरता, क्लेमेंस दौड़कर उसे बचा लेता है। कप्तान तुरंत उस आदमी को पकड़ने का आदेश देते हैं। वो आदमी कहता है कि ये सामान शापित है, उन्हें ये पहले ही बता देना चाहिए था। शायद वो ड्रैगन चित्र के बारे में कुछ ऐसा राज जानता था जो इनको पता नहीं था। डर के मारे वो काम छोड़कर चला जाता है। कप्तान उसकी जगह क्लेमेंस को मौका देते हैं, क्योंकि उसने उनके पोते का जान बचाया। सब कुछ सेट होने के बाद जहाज अपने सफर पर निकल जाता है। कुछ देर बाद टोबी क्लेमेंस को पूरा जहाज दिखाता है। अंदर उनकी मुलाकात टोबी के कुत्ते हॉक से होता है, जिसे वो जी जान से चाहता था। यहीं पर संदूक के साथ साथ कुछ जानवर भी थे, जिन्हें सफर के दौरान ये लोग खाने वाले थे। रात के डिनर पे सभी इकट्ठा होते हैं, जिसमें दोनों कप्तान के साथ साथ एक बावर्ची, 4 मजदूर, टोबी और क्लेमेंस को मिलाकर 9 लोग थे। डिनर करने के कुछ देर बाद कप्तान वोल्चेक को बताते हैं कि ये सफर कप्तान के रूप में उनका आखिरी सफर होने वाला है। वो आगे की जिंदगी टोबी और अपनी बेटी के साथ अपने गांव में बिताएंगे। लंदन पहुंचते ही डिमीटर का कप्तान अब वो होगा। वोल्चेक ये सुन इमोशनल हो जाता है, क्योंकि कप्तान बनना तो उसका बरसों से सपना रहा था। तभी अचानक जानवर चिखने लगते हैं। टोबी और क्लेमेंस तुरंत चेक करने जाते हैं तो पता चलता है कि एक संदूक टूट चुका है। जब वो अंदर झांक कर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। अंदर एक बेहोश लड़की थी। ये लड़की कौन थी और यहाँ कैसे आई? सबके मन में एक ही तरह के सवाल थे। वोल्चेक बताता है कि पैसे न होने की वजह से ऐसे लोग जहाज पर छिपकर सफर करते हैं। जहाज पर लड़की का होना अपशगुन है। हर कोई उसे जहाज से नीचे फेंक देना चाहता था, पर क्लेमेंस उसे बचाना चाहते थे, जिसमें उसका साथ कप्तान देते हैं। उस लड़की का शरीर संक्रमित था। संक्रमण से लड़ने के लिए उसे ब्लड की जरूरत थी। क्लेमेंस तुरंत उसे अपना ब्लड चढ़ाते हैं। रात को क्लेमेंस और ऑलग्रेन की ड्यूटी डेक पर थी। वो दूरबीन से चारों तरफ नजर दौड़ा रहा था कि तभी उसे एक पिशाच नजर आता है, जिसे देख उसकी हालत खराब हो गई। ये वाकया वो क्लेमेंस को बताता है, मगर क्लेमेंस भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था, इसलिए उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता। इसी टाइम वो पिशाच नीचे जाकर हॉक को उठा ले जाता है। अगली सुबह बावर्ची मीट बनाने के लिए किसी जानवर को लेने नीचे जा रहा होता है तो देखता है कि सारे जानवर मर चुके हैं। उन सबके गर्दन पर काटने के निशान थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब कैसे हुआ। कुछ का मानना था कि ये काम इस लड़की का है, पर वो तो अपने होशो हवास में भी नहीं थी।
वहीं रिपीटर को लग रहा था कि ये काम क्लेमेंस का है, क्योंकि आज से पहले इस जहाज पर इस तरह की घटना कभी नहीं हुई। ये बात सुन क्लेमेंस उससे लड़ने वाला था, मगर कप्तान सबको शांत कराते हैं। उधर हॉक के मरने से टोबी काफी दुखी था। क्लेमेंस किसी तरह समझा बुझाकर उसे हौसला देते हैं। अगली रात डेक पर रिपीटर की ड्यूटी थी। अभी कुछ वक्त ही गुजरा था कि तभी उसे कोने में किसी के कराहने की आवाज सुनाई देती है। वो उस ओर गया तो देखा कि अजीब सा दिखने वाला जीव नीचे लेटा पड़ा था। पास जाते ही वो रिपीटर पर एकाएक हमला कर उसका खून पी जाता है। जहाज पर इस तरह हो रहे मौतों से सभी परेशान थे। पहले जानवर और अब उनका एक क्रू भी मारा गया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या हो रहा है। इतने में उस लड़की एना को होश आ चुका था, जो काफी डरी सहमी चिल्ला रही थी कि वो सबको मार डालेगा। क्लेमेंस उसे संभालते हैं और अंदर ले जाकर पूछते हैं कि बताओ क्या जानती हो और किस बारे में बात कर रही हो। वो बताती है कि पिशाच उसके गांव के बच्चे बच्चे का खून पीकर मार डाला, वो भी उसकी खुराक थी। इससे पहले कि वो पिशाच दोबारा हमला करे, हमें किसी नजदीकी बंदरगाह पर उतर जाना चाहिए। लेकिन क्लेमेंस को उसकी बात अफवाह लगती है। उसी रात ऑलग्रेन और लार्सन की ड्यूटी डेक पर थी। पिछली रात के जैसे ही किसी के कराहने और संदूक तोड़ने की आवाज आने लगती है। दरअसल वो पिशाच दिन में इन्हीं संदूकों के अंदर छिप कर रहा करता था, क्योंकि उसका शरीर धूप बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके जिस्म पे धूप पड़ते ही वो जल कर मर जाएगा। इसलिए अपनी भूख मिटाने के लिए सिर्फ रात को बाहर निकलता और एक दो का शिकार कर किसी संदूक में वापस छिप जाता था। लार्सन आवाज सुन उस तरफ देखने जाता है। अगले ही पल वो पिशाच अचानक उस पर हमला कर उसका सर पटक पटक कर मार डालता है और उसका खून चाटने लगता है, जिसे देख ऑलग्रेन की फटके हाथ में आ जाती है। वो डर के मारे उससे बचने के लिए पाल के ऊपर चढ़ने लगता है। शिप व्हील को कंट्रोल करने वाला डेक पर कोई नहीं था, इसलिए शिप तूफान में लहरों के साथ लहराने लगा, जिससे सबकी नींद खुल चुकी थी। वो भागकर डेक पर पहुंचते हैं, पर लार्सन और ऑलग्रेन दोनों गायब थे। पहले तो वो शिप व्हील को संभाल जहाज को पलटने से बचाते हैं, फिर उन दोनों को ढूंढना स्टार्ट करते हैं। इसी दरमियान टोबी के कंधे पे खून टपकता है। ऊपर ऑलग्रेन अधमरा लटक रहा था। वो तुरंत उसे नीचे उतारते हैं। होश में आते ही वो आपे से बाहर हो जाता है। ये लोग किसी तरह कंट्रोल कर उसे टेबल पर बांध देते हैं, जिसके बाद क्लेमेंस उसका भी इलाज स्टार्ट करते हैं। उसके गर्दन पर भी वैसा ही जख्म का निशान बना था जैसा कि पीटर और बाकी जानवरों के गर्दन पर था। इससे साफ पता चल रहा था कि ये जो कोई भी है सबको लगभग एक तरह से ही मार रहा है। अगली सुबह ये लोग जहाज का चप्पा चप्पा छान मारते हैं, मगर कहीं कुछ भी सुराग नहीं मिलता, क्योंकि वो तो संदूक के अंदर छिप कर रहता था। इधर ऑलग्रेन पूरा दिन बेहोश पड़ा था, मगर जैसे ही शाम होती है वो बदलने लगता है। उधर सभी डेक पर पाल वगैरह सहेजते हुए जहाज पर हो रहे घटनाओं का चर्चा कर रहे थे। इधर देखते ही देखते ऑलग्रेन के अंदर इतनी ताकत आ चुकी थी कि वो इतने मोटे रस्सी को भी आसानी से तोड़ देता है। दुर्भाग्यवश टोबी उसकी तरफ ही जा रहा था। वो मिस्टर ऑलग्रेन को देख बहुत खुश था कि वो ठीक हो गए, लेकिन पास जाते ही वो टोबी को पकड़ जैकेट के सहारे घसीटने लगता है। टोबी भी होशियार था। वो तुरंत जैकेट निकाल वहां से भाग निकलता है और जाकर एक कमरे के अंदर अपने आप को लॉक कर लेता है। उसकी सफेद सफेद आंखें देख डर के मारे उसकी धड़कन 142 के स्पीड से चल रही थी। वो हाथ में चाकू लिए दरवाजे के पास खड़े होकर मिन्नतें करता है कि मिस्टर ऑलग्रेन प्लीज यहाँ से चले जाइए, मुझे डर लग रहा है। कुछ सेकंड खामोशी के बाद वो अचानक दरवाजा तोड़ने लगता है। इधर इनका मीटिंग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था कि तभी उनकी डेक के नीचे से ठकठकाने की हल्की हल्की आवाज सुनाई देती है। वो टोबी था जो मदद के लिए जोर जोर से लकड़ी के बीम पर पीट रहा था। क्लेमेंस और बाकी लोग उसकी तरफ भागते हैं। ऑलग्रेन दरवाजा तोड़कर खोलने ही वाला था, लेकिन ऐन वक्त पर पीछे हट जाता है, क्योंकि उसे आभास हो गया था कि उसके फादर अंदर ही है। वो पिशाच टोबी को पल में दिखा और गायब भी हो गया। तब तक रूम के बाहर क्लेमेंस आ चुका था। ऑलग्रेन को देख जब तक कुछ समय पाता वो उस पर हमला कर देता है। पीछे से बाकी लोग भी आ चुके थे, जो क्लेमेंस को बचाकर ऑलग्रेन को पकड़ लेते हैं। बाकी लोग टोबी को दरवाजा खोलने के लिए चिल्लाते हैं, पर एकाएक सबकी बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि जिस कातिल की सबको तलाश थी वो अब उनके सामने था। नजरों से ओझल होते ही सबकी चिंता बढ़ जाती है, क्योंकि टोबी भी अंदर ही था। वो पिशाच धीरे धीरे सीलिंग पर चलकर टोबी को पकड़ उसका खून पीने लगता है। उसे बचाने के लिए एना सबको साइड कर लॉकर को शूट कर दरवाजा खोल लेती है। तब तक देर हो चुकी थी। टोबी नीचे बेहोश पड़ा था। उसकी ये हालत देख उसके दादा का कलेजा हलक में आ चुका था। सब हताश थे, क्योंकि टोबी सबका चहेता था, जो अब जीवन और मौत के बीच जूझ रहा था। क्लेमेंस अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं,
अब तक सफर के 25 दिन गुजर चुके थे। 5-6 दिन में जहाज लंदन पहुंचने वाला था। ऑलग्रेन को डेक पर बांधकर ये लोग उसे समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही सूर्य की किरण उस पर पड़ती है, उसका शरीर ढधक कर जल उठता है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि उसके साथ ये क्या हुआ। आना बताती है कि उस पिशाच का कहर बरसों से उसके पूरे गांव वाले झेलते आ रहे हैं। जब गांव में उसकी खून की प्यास बुझाने वाला कोई नहीं बचा, तो वो लंदन जा रहा है। अगर वो लंदन पहुंच गया तो वहां भी इसका कोहराम शुरू हो जाएगा। क्लेमेंस कहता है कि अभी लंदन पहुंचने में 5 दिन का टाइम है। इससे पहले हमें उसे मारना होगा। ये लोग बारी बारी संदूक चेक करते हैं, पर उसके अंदर मिट्टी के सिवा कुछ नहीं मिलता। वहीं पर एक संदूक था जो सबसे अलग दिख रहा था। जब उसे खोला जाता है तो अंदर उस पिशाच की एक छड़ी मिलती है, जिससे कंफर्म हो जाता है कि दिन के टाइम वो इसी के अंदर छिपकर सोता है। दूसरी ओर बावर्ची यहाँ से लाइफ बोट लेकर भागने का प्लान बना रहा था, पर उसकी बात कोई नहीं सुनता। इसलिए अपनी जान बचाने के लिए वो डेक पर पहरा दे रहे साथी को बेहोश कर लाइफ बोट लेकर अकेले ही निकल जाता है। फिर भी उसकी जान नहीं बचती, वो भी पिशाच का शिकार हो जाता है। टोबी भी मर चुका था। अगली सुबह उसे भी समंदर के हवाले करने ही वाले थे। तभी अचानक कप्तान को लगा कि उसकी बॉडी में हरकत हुई। कप्तान चेक करते हैं तो वो बदल चुका था। धूप में आते ही उसका शरीर जल उठा। क्लेमेंस तुरंत उसे समंदर में ढकेल दिए। इस घटना में कप्तान का आधा चेहरा झुलस गया। अब लंदन पहुंचने में सिर्फ 1 दिन बचा था। सब उस पिशाच को मारने के अलग अलग तरीके बता रहे थे। एना कहती हैं कि इस शिप को यही डूबो देते हैं। शिप के साथ वो भी डूब के मर जाएगा, जिस पर वोल्चेक भड़क उठता है, क्योंकि ये शिप ही उसका घर था। अगली सुबह सभी उस पिशाच को फंसाने के लिए ट्रैप तैयार करते हैं। डेक के नीचे जाने वाले सारे रास्ते बंद कर सिर्फ एक रास्ता खुला छोड़ते हैं। शाम को हरवा हथियार लेकर सब तैनात थे। तभी अचानक वो उड़ता हुआ आकर एक को उठा ले जाता है। वोल्चेक भी उसके एक वार में गिरकर जख्मी हो गया। बचने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। वो अभी भी उसके पीछे ही था। वोल्चेक भागकर अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते हैं और अपनी प्यारी जहाज पर हाथ रखकर नम आंखों से कहते हैं, माफ कर देना, अब कोई रास्ता नहीं बचा, और कुल्हाड़ी से जहाज को काटना स्टार्ट कर देते हैं। तभी वो पिशाच पीछे से आकर वोल्चेक का खून भी पी जाता है। जब तक क्लेमेंस यहाँ पहुंचते वो मर चुका था। दूसरी ओर कप्तान तूफान में शिप व्हील को संभाल रहे थे। वो उनको भी मारकर व्हील से बांध दिया था। अब शिप पर सिर्फ क्लेमेंस और एना ही बचे थे। क्लेमेंस उसे सामने आने के लिए ललकारता है। अगले ही पल वो सामने आता है, जिसके बाद दोनों के बीच फाइट होती है। वो क्लेमेंस को मारने ही वाला था कि तभी पीछे से एना उसे शूट कर देती है। गुस्से में आकर वो एना को धर दबोचता है और उसका खून पीने लगता है। क्लेमेंस कुल्हाड़ी से उस पर हमला करता है, जिससे एना छूट जाती है और ये लोग जहाज के सेंटर वाला पोल काटकर नीचे छलांग लगा देते हैं, जिसमें वो पिशाच दब जाता है। लाइफ बोट के टूटे हुए मलबे के सहारे वो दूर निकल आए। उधर जहाज इंग्लैंड के विटबी नामी बंदरगाह पर टकराते ही वो पिशाच आजाद हो चुका था। एना भी पिशाच के काटने से बदलने लगी थी और फिर जैसे ही सुबह की किरण उस पर पड़ी, वो भी जलकर खाक हो गई। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्लेमेंस लंदन पहुंच गए हैं। उनके साथ साथ वो पिशाच भी था, जो अब आदमी का भेष बदलकर लोगों के बीच रह रहा है। यानी कि यहाँ से एक नए कहानी का आगाज होगा।